नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर यही है कि विस्तारा की फ्लाइट रांची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, लेकिन लैंड करने से ठीक पहले पायलट ने उस फ्लाइट को फिर से एयरपोर्ट से उड़ाकर ले गया और भुवनेश्वर एयरपोर्ट में उसे लैंड कराया गया है। इस फ्लाइट पर रांची के सांसद संजय सेठ भी बैठे हुए थे। संजय सेठ के साथ साथ सैकड़ों यात्री इस फ्लाइट पर बैठे हुए थे। जिस तरह से आपको पता है कि राजधानी रांची में सुबह से ही मौसम खराब है और खराब मौसम होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। जब पायलट सूझ बूझ दिखाते हुए कोशिश कर रहा था कि रांची एयरपोर्ट पर वह फ्लाइट को किसी तरह लैंड कर दे, लेकिन लैंड करने से ठीक पहले फ्लाइट जो है हवा से नीचे आ चुकी थी और एयरपोर्ट पर लैंड ही होने वाली थी। तभी जब विजिबिलिटी कुछ भी नहीं दिखने लगा, तब पायलट को लगा कि यहाँ पर लैंड नहीं कराया जा सकता और उसके बाद एटीसी से बात हुई और उस फ्लाइट की लैंडिंग भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर कराई गई है। और इसके साथ साथ कई और फ्लाइट जो रांची पहुंचने वाली थी उसे भी डाइवर्ट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर यही है कि रांची एयरपोर्ट पर, जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पर फिलहाल कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं कर रही है। फ्लाइट को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो मैंने विस्तारा फ्लाइट के बारे में बताया वो VK753 जिसका नंबर है, जो दिल्ली से रांची चलकर आ रही थी। सांसद उसी फ्लाइट पर बैठकर दिल्ली से रांची आ रहे थे। 7:40 पर उस फ्लाइट की लैंडिंग होनी थी, लेकिन यहाँ पर लैंडिंग नहीं हो सकी और वो फ्लाइट भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग हुई है। भारी बारिश जिस तरह से लगातार रांची सहित कई इलाकों में हो रही है और मौसम खराब है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है और यही वजह है कि फ्लाइट को यहाँ पर लैंड नहीं किया गया है। इसके अलावा कई और फ्लाइट है जिसे रद्द किया गया है और डाइवर्ट किया गया है। कई फ्लाइट को रांची में लैंडिंग ना कराकर बनारस और कलकत्ता में भी लैंड कराया गया है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर फ्लाइट की जानकारी आपको दे दें, खासकर उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए जिनके अपने जो है रांची पहुंचने वाले थे, चाहे दिल्ली से, मुंबई से या फिर किसी अन्य बड़े शहर से। तो देखिए, गो एयर की जो फ्लाइट है जो बेंगलुरु के लिए थी वो भी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा इंडिगो की 2 फ्लाइट और विस्तारा की 1 फ्लाइट को जो है डाइवर्ट किया गया है। सभी फ्लाइट जो है लैंड करने वाली थी और लैंड करने से पहले, ठीक पहले उस फ्लाइट को जो है डाइवर्ट किया गया और अलग अलग शहर में लैंडिंग कराई गई। जो हम विस्तारा की फ्लाइट के बारे में बता रहे हैं, UK753, उस फ्लाइट को भुवनेश्वर में लैंड कराया गया है। इसके अलावा गो एयर की फ्लाइट जो 5:40 पर बेंगलुरु से आने वाली थी, उस फ्लाइट को भी जो है डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से 7:30 पे आने वाली फ्लाइट G8167 ये भी अभी तक लैंड नहीं कर पाई है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट जितने लोग पहुंचने वाले थे, खास करके फ्लाइट से, बड़े शहर से, उन्हें फिलहाल दिक्कत हो रही है और इन रांची में जो फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही है उसे अलग अलग शहर में कराया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि मौसम का जो ये हाल है वह 16 तारीख तक यही रहेगा, यानी कि 16 तारीख तक राजधानी रांची में लगातार बारिश होती रहेगी और हो सकता है कि 16 तारीख तक जो भी फ्लाइट यहाँ पर लैंड करने वाले थे उसे परेशानी हो और अलग अलग शहर में कराना पड़े जहाँ पर कि मौसम साफ हो, क्योंकि बारिश होने के कारण विजिबिलिटी कम है और पायलट को देखने में दिक्कत हो रही है और यही वजह है कि फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पा रही है। इसी लाइव में हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन विभाग की एक बैठक भी हुई थी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और वो निर्णय क्या है ये भी हम आपको बता दें। इसमें सबसे पहला जो निर्णय है वो ये है कि सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है। आपको पता है कि बाबा धाम और रजरप्पा मंदिर सहित कई मंदिरों को खोलने के लिए झारखंड में राजनीति भी काफी गर्मा गई थी। कई लोग जो है रजरप्पा मंदिर से पैदल राजभवन मार्च किए थे और उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे थे। बाबा धाम मंदिर खोलने को लेकर सांसद संजय सेठ जो है वह लगातार सरकार पर निशाना साध रहे थे। विधानसभा के बाहर आपको याद होगा कि जो देवघर के विधायक हैं नारायण दास, वह भी लगातार अलग अलग रूप में दिखे थे और अपनी आवाज जो है वह बुलंद करते हुए नजर आए थे। तो इसके अलावे और कई फैसले जो है लिए गए हैं, जिसमें कि
जिला अधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादि में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति 1 घंटे में प्रवेश कर सकेंगे। जैसा कि हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि बाबा धाम मंदिर खोलने को लेकर बहुत राजनीति गर्म हुई थी और मुद्दा गर्म हुआ था। कहा यही जा रहा था कि उस मंदिर के भरोसे जितने परिवार हैं, जिनकी रोजी रोटी चलती है उसी से, उनके जो है उनकी स्थिति जो है काफी खराब हो गई है। क्योंकि पिछले साल भी सावन में मंदिर नहीं खुला था और उसके बाद इस सावन में भी मंदिर नहीं खुले और सावन बीतने के बाद भी अब तक मंदिर नहीं खुले थे। अब मंदिर खोल दी गई है, लेकिन इसमें कहा गया है कि जिला अधिकारी द्वारा जो चिन्हित स्थल है, खास करके बाबा धाम मंदिर, उसमें ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति 1 घंटे में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता जो है एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी, यानी कि बच्चे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग इंग्लिश में जिसे कहते हैं उसे बनाना अनिवार्य है। बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लगातार मास्क लगा के रखना होगा। इसके अलावा दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई है। आपको पता है कि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है और इसे लेकर दुर्गा पूजा समिति के लोग लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल भी रहे थे और कई लोगों के मन में यह सवाल था कि इस साल दुर्गा पूजा का आयोजन होगा या नहीं, प्रतिमा स्थापित होगी या नहीं। तो सरकार की तरफ से आज जो आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक थी, जिसमें आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे, इसमें यह निर्णय लिया गया है कि दुर्गा पूजा के जो पंडाल हैं वो लगेंगे और उसकी अनुमति दे दी गई है। पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी, यानी पंडाल तो बनेगा लेकिन उसमें श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। मेला का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई जो है वह 5 फीट होगी। कोई तोरण द्वार या स्वागत द्वार नहीं बनेगा। पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा। पंडाल 3 तरफ से घेरा जाएगा। भोग वितरण नहीं किया जाएगा। पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा। आवश्यक रोशनी को छोड़कर आकर्षक रोशनी पर प्रतिबंध रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है। खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा। विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा। यह पहले से भी होते रहा है। पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा। इसके अलावा कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन और एमए शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दे दी गई है, यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे अब ऑफलाइन की भी अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा स्कूल में क्लास 6 से क्लास 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई है। सभी खेलकूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई है। बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई है, जो पहले 10 बजे तक थी। तो लगभग सब चीज खुल चुका है, लेकिन सरकार ने आग्रह किया है आप तमाम लोगों से कि जहां भी जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उस गाइडलाइन का जो है खास करके पालन करें और हमेशा ख्याल रखें कि कोरोना का संक्रमण किसी भी फिर से किसी भी वक्त जो है स्पीड पकड़ सकता है। तो इस लाइव की शुरुआत हमने की थी कि किस तरह मौसम खराब होने की वजह से रांची पहुंचने वाले फ्लाइट को डायवर्ट किया जा रहा है और विस्तारा की एक फ्लाइट जिसमें रांची के सांसद संजय सेठ बैठे थे वो उस फ्लाइट को की जो है लैंडिंग वह भुवनेश्वर में की गई है। इसके अलावा अभी हमारे पास अपडेट मनोज पांडे हमारे सहयोगी ने दी है। उन्होंने बताया है कि कल भी एक फ्लाइट जो है बनारस गया, मतलब रांची से जो है उस फ्लाइट को बनारस ले जाया गया। यानी कि कल से ही जिस तरह से मौसम खराब है और ये मौसम लगातार अभी अगले 2 दिनों तक खराब रहेगी जैसा कि मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि फ्लाइट से आना जाना अभी 2 दिनों तक थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा, खास करके राजधानी रांची वासियों के लिए, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो रही है और जो फ्लाइट की लैंडिंग भुवनेश्वर हो रही है या फिर बनारस हो रही है या फिर कलकत्ता हो रही है, वहां से आने जाने में आपको असहूलियत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।